तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण कक्षा। और आज है रविवार का दिन। तो रविवार का दिन है तो भी पढ़ाई करना ही है, क्योंकि नौकरी की बात है, इसलिए लगातार लगे रहना है। भाषा विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता बैच और संजीवनी बैच में। जी हां, हमने स्वतंत्रता बैच और संजीवनी बैच में शुरुआत किया था भाषा विज्ञान का, और भाषा विज्ञान आप लोग पढ़ चुके हैं। कुछ पार्ट उसमें बाकी रह गया है, तो हमने कहा क्यों ना आप सबका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से सीधा आमने सामने युद्ध करवा दिया जाए, क्योंकि प्रतियोगिता का जो युग है वो युद्ध का युग है और एक युद्ध का मैदान है। और इसमें अगर आप जीतते हैं तो राजा बन जाएंगे। तो चलिए, राजमुकुट बन के रखा हुआ है, राजगद्दी भी खाली है, यानी एक सीट आपके लिए खाली है। प्रयत्न करिए, नौकरी ले जाइए और तैयारी इस तरह से करिए कि ये आपके जीवन की अंतिम भर्ती है। इसके बाद आपको फॉर्म न भरना पड़े, इसी बार आप नौकरी ले लीजिए। तो चलिए शुरू कर देते हैं। एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जो साथी अभी देर से जुड़े हुए हैं उनको भी सूचित कर दीजिए कि क्लास शुरू हो चुकी है। तो बहुत सारे साथी हैं जिनको समय नहीं मालूम था, जिसकी वजह से और थोड़ा सा मैं 5 मिनट लेट भी हो गया हूं। तो एक बार आपसे बता दीजिए, आवाज जा रही, वीडियो चल रहा है, एवरीथिंग इज ओके। तो फिर शुरू किया जाए। चलिए, वेरी गुड, शुरू करते हैं। तो साथियों, आज का सबसे पहला सवाल लेते हैं। देखिए, मैं सवाल कम करवाता हूं, आप सब जानते हैं। उन सवालों के डिस्क्रिप्शन या उनसे मिलते जुलते सवालों को अधिक प्रेफरेंस देता हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले सवाल पे चलते हैं कि आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है, यह आपको बताना है। चलिए फटाफट बता दीजिए, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है। अब देखिए साथियों, जब हम भाषा की बात करते हैं, भाषा अध्ययन की बात करते हैं, तो एक चीज हमें मालूम होनी चाहिए कि भाषा का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। तो भाषा के अध्ययन के लिए हमें 2 आधारों पर प्रमुख रूप से बात करनी होती है। या तो उस परिवार को हम टारगेट करें, यानी परिवार के आधार पर, और या तो फिर उसके आकृति के आधार पर हम बात करें, यानी आकृत मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। यह 2 आधारों पर हम क्या करते हैं, इनका वर्णन करते हैं। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है, यह सवाल आपसे बनता है, यह सवाल आपसे पूछा जाता है। अब साथियों, ये आकृति है क्या? आकृति का मतलब होता है रूप रचना के आधार पर जब हम इसमें विभाजन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आकृत कहते हैं। और इसी तरीके से एक शब्द भी आता है आकृत मूलक, क्या उसे हम कहते हैं, आकृत मूलक विभाजन कहते हैं। ठीक है, आकृत मूलक विभाजन जब हम करते हैं तो वहां से एक चीज और सामने निकल कर आती है कि जो आकृति है, यानी जो बनावट है, इसके आधार पर हम भाषा को किस तरह से विभाजित करते हैं। तो चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए। जितने लोग आए हुए हैं कम से कम उतने लाइक होने चाहिए। जितने साथी जुड़े हैं वो लोग फटाफट से लाइक कर दें, तो और आगे हम लोग क्या करें हैं, इनकी बातों को आगे लेकर चलते हैं। चलिए, अब देखिए, जब हम आकृति मूलक और परिवार 2 वर्णन करते हैं तो परिवारों की संख्या कितनी है, आप लोगों को मालूम होगा कि कुल कितने भाषा परिवार हैं। अगर हम पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर इन्हें बांटते हैं तो कुल कितने भाषा परिवारों में इनको हम बांटेंगे। तो मुख्य रूप से जब इन्हें हम परिवार के आधार पर विभाजित करते हैं तो इनकी संख्या 18 भाषा परिवार हो जाते हैं, और 18 भाषा परिवारों को हम 4 भूखंडों में विभाजित करते हैं। लेकिन जब हम आकृत मूलक वर्गीकरण के आधार पर इनका विभाजन करते हैं तो यहां एक चीज और आती है। क्या आती है, आप सब बताएंगे मुझे, कि शतम वर्ग और केंतुम वर्ग। शतम वर्ग और केंतुम वर्ग का विभाजन और अध्ययन किस के अंतर्गत किया जाता है, आकृत मूलक के अंतर्गत किया जाता है या पारिवारिक के अंतर्गत किया जाता है। ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि हम इसका वर्णन किस आधार पर करते हैं,
सतम वर्ग के आधार पर करते हैं या फिर केंतुम वर्ग के आधार पर करते हैं? किस आधार पर हम सतम वर्ग केंतुम वर्ग का अध्ययन करते हैं? यह पारिवारिक वर्गीकरण है या फिर आकृत मूलक वर्गीकरण है? अब जैसे हमने कहा कि भोजन, मैंने लिखा मैं भोजन करता हूं, मैंने लिखा मैं भोजन करता हूं। इस प्रकार से मैं भोजन करता हूं, इनका आपस में संबंध क्या है? यानी मैं का संबंध किससे है? वाक्य विज्ञान, भाषा विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य रचना, रूप पद रचना, यह जो है निर्धारित करती है आकृत मूलक वर्गीकरण को, जिसमें हम एक से दूसरे पद का संबंध भी जानने का प्रयास करते हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो विभाजन हमें याद रखना है वह एक तो विभाजन है अयोगात्मक का, क्या है? अयोगात्मक का, और दूसरा विभाजन है योगात्मक का। ठीक है, अब कहते हैं कि कुछ योग हुआ कि नहीं हुआ। योग का मतलब क्या होता है कि जोड़ना, और अयोग का मतलब होता है कि जहां पर जुड़ नहीं पाया। तो जब जुड़ने का मतलब किससे तात्पर्य लगाया जाता है कि प्रकृति और प्रत्यय आपस में जुड़ पाए कि नहीं जुड़ पाए, और अयोग का मतलब है प्रकृति और प्रत्यय आपस में अलग हो गए। अयोग और योग में जैसे हम एक शब्द लें, हमने एक शब्द लिया रामः, हमने शब्द क्या लिया? रामः। अब रामः में हम प्रकृति और प्रत्यय को अलग कर लें तो बहुत कठिन हो जाएगा कि इसमें से हम प्रकृति और प्रत्यय को अलग करें। यानी आपसे पूछा जाए कि रामः शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप कहेंगे गुरुजी हमको संस्कृत तो आती नहीं है। जो संस्कृत के लोग हैं वो भी आसानी से नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर मैंने यहां एक शब्द लिखा, क्या लिखा? पढ़कर। मैंने क्या लिखा? पढ़कर। अब यहां आप आसानी से प्रकृति और प्रत्यय निकाल सकते हो। पढ़ना और कर आसानी से आपने विभाजित कर लिया। लेकिन अगर आपने रामः लिखा तो रामः से प्रकृति और प्रत्यय निकालना कठिन हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे आप? यहां लिखेंगे राम और सुप, सु प्रत्यय। तो राम सुजस, यहां सु प्रत्यय आपने लगा दिया राम में, तो क्या हो गया? रामः हो गया। ठीक है, औ आपने लगा दिया तो क्या बन गया? रामः रामौ बन गया। और जस प्रत्यय आपने लगा दिया, रामः रामौ रामाह बन गया। अब ये आपको याद नहीं करना है, मैं केवल आपको समझने के लिए बता रहा हूं प्रकृति और प्रत्यय होता क्या है। यानी प्रकृति का मतलब हो जाएगा नेचर यानी मूल शब्द, और प्रत्यय उससे जुड़कर जो शब्द बन रहा है। तो यहां पर आप देखें तो रामः रामौ रामाह मिल गया, सुजस आपने जोड़ दिया। तो यहां आसानी से हम क्या कर रहे हैं? प्रकृति और प्रत्यय को नहीं निकाल पा रहे हैं। यानी रामा से आपको प्रत्यय पूछा जाए, रामो में प्रत्यय पूछा जाए, रामाह में प्रत्यय पूछा जाए तो उस शब्द में दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि अंग्रेजी भाषा हम ले लें, हमने लिखा READING या हमने लिखा पढ़कर, इसमें आसानी से हम प्रकृति और प्रत्यय को, मूल शब्द और उससे जो शब्द जुड़े हुए हैं उनको हम अलग कर पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं। तो जिसमें भी हम आसानी से अलग कर सके वो सारी भाषाएं क्या हो जाती हैं? अयोगात्मक हो जाती हैं। और जिसमें आसानी से हम अलग ना कर पाए वो योगात्मक हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर आकृति के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है? तो अच्छा, यहां पर एक ग्राफ चार्ट भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हिंदी की स्थिति पूछी जाए कि हिंदी की स्थिति विभाजन करके कैसी है, तो हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो यहां पर हम एक भाषा लिख देंगे। भाषा को दो भागों में बांटेंगे, अयोगात्मक और योग। ठीक है, प्रश्लिष्ट और अश्लिष्ट तीन भाग करते हैं। प्रश्लिष्ट, अश्लिष्ट और श्लिष्ट। प्रश्लिष्ट, अश्लिष्ट और श्लिष्ट, ये तीन भागों में बांटते हैं। अब श्लिष्ट में भी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बांटते हैं। क्या बांटते हैं? अंतर्मुखी
और बहिर्मुखी। अब हिंदी की स्थिति क्या है यह आपको जानना चाहिए। तो हिंदी क्या है? हिंदी है अयोगात्मक। अयोगात्मक के बाद क्या है हिंदी? श्लिष्ट है। श्लिष्ट के बाद क्या है? बहिर्मुखी है। और बहिर्मुखी में क्या है? योगात्मक है। ठीक है। अब इसी तरीके से संस्कृत भी आएगा, तो आगे सवाल भी इसी तरह से रखे गए हैं, तो उसको हम देखेंगे कि क्या उनकी स्थिति होती है। अगले सवालों में कुछ और भी उदाहरण आपसे यहां पर पूछे जाएंगे, उदाहरण बनेंगे। अगला सवाल, आकृति या रूप के आधार पर संस्कृत कैसी भाषा है? आकृति या रूप के आधार पर संस्कृत कैसी भाषा है, यह भी आपसे पूछा जाएगा। तो यह वियोगात्मक है, संयोगात्मक है, दोनों है, या फिर कोई नहीं है। तो यानी अगर आपसे संस्कृत वाला ग्राफ पूछा जाए कि संस्कृत किस प्रकार की भाषा है, वियोगात्मक है, संयोगात्मक है, किस तरीके से है, तो आप क्या जवाब देंगे? चलिए इसका भी एक ग्राफ देख लेते हैं, तो आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अगर हम संस्कृत तक की यात्रा करें तो संस्कृत जो है वह संयोगात्मक भाषा है, और संयोगात्मक में भी बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी संयोगात्मक भाषा है, यानी इसकी कैटेगरी क्या हो जाएगी? बहिर्मुखी हो जाएगी और संयोगात्मक भाषा हो जाएगी। और बहिर्मुखी वियोगात्मक अगर हम कर देंगे, वियोगात्मक अगर हम कर देंगे तो हमारी हिंदी आ जाएगी, यानी यह संस्कृत भाषा है और यह हिंदी भाषा है। जितनी भी नवीन भाषाएं हैं, जिन भाषाओं का भी जन्म नया नया हुआ है, वो ज्यादातर भाषाएं आपको किसमें आएंगी? वियोगात्मक होंगी। यानी भाषा की अगर विशेषता पूछी जाए तो आप ये बताएंगे कि भाषा वियोगात्मक हो जाती है। क्या पूछा जाए कि भाषाओं की विशेषता क्या है, तो आप बताएंगे कि भाषाएं चलते हुए क्रम में वियोगात्मक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? वियोगात्मक हो जाती हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि चीनी जो है वह किस प्रकार की भाषा है, अगर आपसे पूछा जाए कि चीनी किस प्रकार की भाषा है, क्योंकि एलटी 2018 में इससे संबंधित एक सवाल पूछा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि आकृत मूलक दृष्टिकोण से चीनी किस प्रकार की भाषा है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो चीनी, तिब्बती, बर्मी और सुदानी। चीनी, तिब्बती, बर्मी और सुदानी, ये जो भाषाएं हैं यह भी आकृत मूलक दृष्टिकोण से क्या है? अयोगात्मक हैं या एकाक्षर हैं। अयोगात्मक एकाक्षरी भाषा है ये। अयोगात्मक एकाक्षरी भाषा, एकाक्षरी भाषा, अयोगात्मक एकाक्षरी भाषा है। अब आप ये सवाल देखेंगे तो ये सवाल भी पूछा जा चुका है। ठीक है। ये कई बार सवाल यहां से पूछा गया है कि एकाक्षरी भाषा परिवार से जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो यहां पर यह सवाल बनता है। ठीक है। अब यहां से एक सवाल और पूछा जाता है कि वह कौन सी भाषा है जो भारत में एकाक्षरी है। ध्यान रखिएगा, एकाक्षरी परिवार रहेगा लेकिन वो चीनी भाषा नहीं होगी। यानी एकाक्षरी परिवार में एकाक्षरी भाषा कौन सी है जो भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। अब इसमें से अगर कोई एक भी भाषा का प्रयोग बता दे तो मुझे थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें थोड़ी बहुत चीजें आप याद कर पा रहे हैं। तो आपको बताना है कि भारत में एकाक्षरी भाषा कौन सी है, यानी एक अक्षर वाली भाषा भारत में कौन सी प्रयुक्त है, तो आपको यही कमेंट करके बताना है। बताइए। तो एकाक्षरी परिवार की भाषा खास करके जो भारत में है, तो मैं बताता हूं, एक भाषा है मैते।
मैते मणिपुर की भाषा है। कहां की है? मणिपुर की भाषा है और वहां का एक समुदाय है मैतेई समुदाय जो इसका प्रयोग करता है। ठीक है। इसके अलावा गारो, बोडो, नागा, नेवारी, गारो, बोडो, नागा और नेवारी ये भाषाएं हैं। तो गारो, बोडो, नागा, नेवारी और मैते, तो ये भाषाएं जो हैं यह भारत में भी प्रयुक्त होती हैं। और यह किस प्रकार की भाषाएं हैं? तो एकाक्षरी परिवार की भाषाएं हैं। किस तरह की भाषाएं हैं? यानी इसमें इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सैंबोलिक भाषा है, एक सिंबल होता है। ठीक है, तो ये सैंबोलिक है। तो आकृति या रूप के आधार पर संस्कृत कैसी भाषा है? संयोगात्मक भाषा है। तो अब एक गाना है, सैया रे तू तो बदला नहीं है, मौसम बदल जरा सा रूठा हुआ है। तो अगर मौसम रूठा हुआ है तो समझो वियोग है। ठीक है, अगर मौसम रूठा हुआ है तो वियोग है, और वियोग में क्या होगा? अलग हो जाएगा। अलग होगा तो कैसी भाषा बनेगी? नवीन भाषाएं, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी जैसी भाषाएं बनेंगी। तो वियोग में क्या होगा? हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला जैसी भाषाएं वियोग में बन जाएंगी। और सैयारे अगर संयोग में रहेंगे तो कैसी भाषा बनाएंगे? संस्कृत भाषा का निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से इसको हम याद रखेंगे। और एकाक्षरी भाषा परिवार जो भारत में है, जिसमें एक मैते समुदाय है, गारो, बोडो, नागा और नेवारी है, क्योंकि यहां से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस भाषा परिवार का सदस्य है? द्रविड़, आस्ट्रिक, भारोपीय, चीनी, तिब्बती। अब आप देख लीजिए कि यहां से भी एक सवाल मतलब हर बार पूछा जाता है। और मजेदार बात यह देखिए कि यह पूछता है, सवाल क्या पूछता है? सवाल पूछता है कि इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? भारोपीय परिवार की नहीं है, भारोपीय परिवार की नहीं है, इस तरह का सवाल पूछता है। अब ऐसे में आप मान लीजिए केवल हिंदी पढ़कर जा रहे हैं। अब आप एलटी ग्रेड का सिलेबस उठा लीजिए, जीआईसी का सिलेबस उठा लीजिए, टीजीटी पीजीडी का सिलेबस उठा लीजिए, कहीं भी आप ये देखेंगे कि उन्होंने यह भारोपीय परिवार आपको पढ़ना है या भाषा विज्ञान पढ़ना, कहीं नहीं लिखा। वो हिंदी पढ़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन सवाल यहां से बनाते हैं। तो हमें केवल सिलेबस के भरोसे नहीं रहना है, सिलेबस के आगे भी जाके थोड़ा सा तैयारी करना है और पढ़ना है। ठीक है, तो भारोपीय परिवार की नहीं है। क्या पूछेगा कि इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? अगर इस तरह का सवाल पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? चलिए मैं बताता हूं, द्रविड़, आस्ट्रिक, भारोपीय या फिर चीनी तिब्बती परिवार। अब भारोपीय भाषा परिवार में कुल कितनी भाषाएं आती हैं? अगर हमें यह मालूम हो जाए तो हमारी ज्यादातर समस्या का समाधान हो जाए। यानी भारोपीय भाषा परिवार में 10 भाषा परिवार आते हैं। कितने आते हैं? 10 आते हैं, जिसमें एक प्रमुख है भारोपीय। भारोपीय यानी भारत और यूरोप वाला हो गया। इसमें द्रविड़ आ जाता है, यानी जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है वो आ ही जाएगा। इसके अलावा काकेशी परिवार, कौन सा परिवार है? काकेशी परिवार है। फिर बुरस्की परिवार, बुरस्की परिवार, ठीक है। इसके बाद जो आपका होता है उराल अल्ताई परिवार, उराल शामी हामी परिवार भी इसमें आपको मिलेगा, चीनी परिवार भी मिलेगा, चीनी, जापानी परिवार भी मिल जाएगा, ठीक है। और बास्क, अत्युत्तरी बास्क और सामी हामी, तो ये परिवार हैं जो आपको वहां पर मिल रहे हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 भाषा परिवार इसके अंतर्गत मिल रहे हैं। अब इनको याद कर लीजिए। जाति प्रमाण पत्र, देखिए जाति हमेशा पिता का ही माना जाता है और ईडब्ल्यूएस पति का माना जाता है।
ठीक है, निवास आप जहां रह रहे हैं वहां का माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि उराल अल्ताई परिवार, बहुआरोपीय परिवार, द्रविड़ काकेशस, इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद ऐसे करेंगे कि यहां याद करेंगे भादौ, हमारा एक शब्द क्या बन गया? भादौ बन गया। तो हिंदी का एक महीना होता है, क्या होता है? भादौ। तो भादौ, उराल अल्ताई का मतलब भादौ हो गया। भादौ में चीनी अति, अब एक देख लेते हैं, भादौ में चीनी अत्युत्तरी का अत्युत्तरी हो गया, ठीक है, चीनी अति बा, भादौ में चीनी अतिबा, यानी भादौ महीना इतना अच्छा होता है कि उसमें चीनी बरसती है, तो भादौ में चीनी अतिबा, ये बन गया हमारा क्या? भादौ में चीनी अति बा से हो गया बास्क परिवार, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे काकी, काके लिख लेंगे, काके शाम को, शामी का शाम हो गया, शाम को जापान की बुराई बताते हैं, चलिए, भादौ चीनी अतिबा, भादौ में चीनी अतिबा, काके शाम को जापान की बुराई बताते हैं। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। अब सारे इसमें हमारे जो भाषा परिवार हैं वो आ गए। भादौ में चीनी अतिबा, काके शाम को जापान की बुराई बताते हैं। काके का मतलब हमारा काकेशी परिवार, बुराई का मतलब बुरस्की परिवार। अब अत्युत्तरी अतिबा यानी अत्युत्तरी हो गया, जापान से जापानी हो गया। शाम का मतलब सामीहामी परिवार हो गया, बा से हो गया बास्क। तो ये हमारी ट्रिक हो गई और इसको हम आसानी से लिख लेंगे। हाँ, कहीं कहीं 12 भाषा परिवार मिल रहे हैं, तो 12 भाषा परिवार जो मिल रहे हैं वह उसमें ही ये 2 भाषा परिवार ऐसे हैं जिनको हम दोनों जगह पढ़ते हैं, इस वजह से उसका मिल रहा है, यानी वो एक से अधिक भाषा परिवारों में उनका वर्णन हो रहा है, जिसकी वजह से उनको हम उनकी संख्या में काउंट करके 12 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा यूरेशिया खंड है, अब अगर हम विद्वानों के अनुसार देखें तो भोलानाथ तिवारी ने यूरेशिया खंड में केवल 9 भाषा परिवार बताए। किसने? यूरेशिया खंड में 9 भाषा परिवार कौन बताता है? भोलानाथ तिवारी बताते हैं। भोलानाथ तिवारी 9 भाषा परिवार बताते हैं। कहां पर? यूरेशिया भूखंड में। भारत, यूरेशिया, यूरोप और एशिया भूखंड में वो इतने ही भाषा परिवार बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर कुल मिलाकर ये आपको याद हो गया क्या कि भादौ में चीनी अतिबा, भादौ में चीनी अतिबा काके शाम को जापान की बुराई बताते हैं। भादौ में चीनी अतिबा काके शाम को जापान की बुराई बताते हैं। तो इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ट्रिक बढ़िया लगा, आसानी से याद रखिएगा। भादौ में चीनी अतिबा काके शाम को जापान की बुराई बताते हैं, इस प्रकार से हम याद रखेंगे। अच्छा, अब इसके अनुसार देख लेते हैं कि कौन सा भाषा परिवार हमारा छूट रहा है। तो द्रविड़ आ गया, आभारूपी आ गया, चीनी तिब्बती आ गया। अब इसमें छूट कौन सा रहा है? हमारा आस्ट्रिक भाषा परिवार छूट रहा है। ठीक है, कौन सा भाषा परिवार छूट रहा है? आस्ट्रिक भाषा परिवार। तो देख लेते हैं यह किसके अंतर्गत आएगा। अब देखिए, अगर आप भारूपी याद कर लेते हैं
तो बाकी याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय ही है। इसके अलावा सारे भाषा परिवार क्या हैं, छोटे छोटे हैं। अब जैसे मलय पोलिनेशियाई परिवार, यानी मलय परिवार आपका हो गया, इसी में पापुई परिवार, मलय, पापुई, ऑस्ट्रिक यानी ऑस्ट्रेलिया वाला जो हो गया, ऑस्ट्रिक परिवार भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई परिवार, दक्षिण पूर्वी एशियाई परिवार भी आ गया। अब ये सब किसमें आ जाते हैं, प्रशांत महासागरी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इतना ही याद रखना है, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे लेते हैं। भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप इसको देखें तो कई बार इससे भी सवाल पूछे गए हैं कि इनकी संख्या कितनी है, कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, पूरे भाषा माने हम ये अगर इस धरती को मान लें तो भाषा के आधार पर धरती को 4 परिवारों में बांटा गया। कितने परिवारों में बांटा गया? 4 परिवारों में, जिसमें एक हमारा हो गया भारोपीय परिवार, एक में हो गया, एक में आ गया हमारा प्रशांत महासागरीय हो गया, और एक में हमारा क्या हो गया, अमेरिकी परिवार हो गया, और एक में हमारा अफ्रीका आ जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो 4 परिवार जो है हमारे हो जाते हैं, मतलब पूरी धरती को अगर हम यह मान लें तो अफ्रीकी। तो ये पूरी धरती को 4 वर्गों में बांट दिया गया, 4 भूखंडों में बांट दिया गया। अब इन 4 भूखंडों में सबका अलग अलग कैटेगरी किया गया। जैसे भारोपीय परिवार में सबसे अधिक भाषा परिवार है, सबसे अधिक 10 भाषा परिवार हैं। अब इसका जो हम सेकेंड विभाजन करेंगे उसमें हम भारोपीय का करेंगे। अब यानी भारोपीय का विभाजन जब हम करेंगे तो इसका विभाजन हम 3 आधारों पे करते हैं। पहला, जो हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा प्राचीन हो गई, एक हमारी मध्य हो गई, और एक हमारी आधुनिक हो गई। यानी हम इसका जो विभाजन करते हैं वो 3 भागों में करते हैं। ठीक है। अब भारोपीय, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ठीक है, ये जो हमारा परिवार हो गया, इसमें हमें इनकी डेट याद रखनी होगी। इनकी डेट भी हमसे पूछी जाएगी कि यह कब से कब तक का समय प्राचीन का है, मध्य का कब से है, और आधुनिक का कब से है। 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का है। मध्यकालीन का 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का समय है, और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा का समय 1000 ईस्वी से अब तक का समय है। ठीक है। अब यहां पर इनकी डेट कई बार पूछी गई है, और यहीं पर एक चीज और बनती है, एक सवाल यहीं पर और बनता है। क्या बनता है कि हिंदी का जन्म कहां से हुआ है और हिंदी का विकास कहां से हुआ है। अब हिंदी के जन्म से अगर बात की जाएगी साथियों, तो हिंदी का जन्म कहां से हुआ? संस्कृत से हुआ है। यानी हिंदी का जन्म की जो प्रक्रिया है वह 2000 ईसा पूर्व से शुरू हो जाती है। लेकिन हिंदी का विकास किस सन से हुआ? तो यहां पर जन्म की प्रक्रिया यहां से इसकी शुरू हो जाती है। किसकी जन्म की प्रक्रिया? यानी हिंदी भाषा की। तो हिंदी भाषा के जन्म की प्रक्रिया 2000 ईसा पूर्व से शुरू हो जाती है संस्कृत के साथ ही, यानी भाषा वहीं से गिरने लगती है। लेकिन हिंदी का विकास कहां से हुआ? तो हिंदी का विकास होता है मध्यकाल में, और मध्यकाल में भी कहां से होता है? लगभग 6वीं शताब्दी से। कब से होता है? 6वीं शताब्दी से इसका विकास होता है। अब यूपी पीजीटी में, जीआईसी प्रवक्ता में और झारखंड प्रवक्ता में यह सवाल पूछा गया था कि हिंदी का विकास कब से होता है। अब आप देखेंगे कि राहुल सांकृत्यायन, चंद्र शर्मा गुलेरी
और रामचंद्र शुक्ल, ये तीनों लोग हिंदी के जन्म में पीछे अपभ्रंश का योगदान मानते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी का विकास अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसका समय क्या बताएंगे? हिंदी के विकास का समय जो है वह 6वीं शताब्दी है, अर्थात अपभ्रंश से। तो अपभ्रंश से ही हम इसकी शुरुआत को मान लेते हैं। यानी यहां पर भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, अब मजेदार बात आपको बताऊं। मजेदार बात यह है कि इन परिवारों का विभाजन भी कर दिया गया। किस आधार पर कर दिया गया? फोनेटिक्स के आधार पर, एसेंट के आधार पर और प्रोनाउंसिएशन के आधार पर। यानी ये कैसे बोली जाती हैं उसके आधार पर परिवार में भी विभाजन हो गया। ठीक है, परिवार में विभाजन हुआ इनका। एक तो इनको कहा गया शतम वर्ग की भाषा और दूसरा कहा गया केंतुम वर्ग की भाषा। ठीक है, अब आप लोग क्लास पढ़ चुके हैं, आप सब ये बताइएगा कि जो शतम वर्ग है, ये शतम शब्द किस भाषा का है? शतम शब्द किस भाषा का है ये आपको बताना है। और जो केंतुम शब्द है यह किस भाषा का है? देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। जो सही जवाब नहीं देगा नकिया पकड़ के तोड़ देंगे राजा, ये याद रखना, इसलिए सही जवाब दीजिएगा। आपको बताना है कि जो शतम शब्द है वह किस भाषा का है और केंतुम शब्द जो है वह किस भाषा का है। चलिए फटाफट बताइए, देखते हैं कितने साथी इसका सही जवाब देते हैं। और जवाब सबको देना है, भागना नहीं है। ठीक है, बताओ। शतम किस भाषा का शब्द है और केंतुम किस भाषा का शब्द है, यही आपको बताना है। वाह, संयोगिता ने संस्कृत कहा है, शतम और केंतुम। मान ले सही, ठप्पा लगा दे सही वाला। केंतुम अंग्रेजी का शब्द है। वाह भाई रिचा जी, मजा आ गया। और कोई विद्वान है? केंतुम लैटिन भाषा का है। अच्छा, राजीव मौर्य बताओ भैया, संस्कृत भाषा का। अच्छा भाई, और कोई विद्वान? चलिए कोई बात नहीं है, भूल रहे हो, तुझको भुला देंगे सनम धीरे धीरे। हिंदी को सनम मान रहे हो और गाना गा रहे हो कि तुझको भुला देंगे सनम धीरे धीरे। तो धीरे धीरे मत भुलाओ, ऐसा मत करो। एक रील आती है ना, ऐसा मत करो मेरी जान, आता है ना, तो काहे ऐसा कर रहे हो भाई आप लोग। चलिए देखते हैं। अब यहां पर शतम का मतलब क्या बताया गया कि जो भी शब्द 100 की गिनती में आते हैं। किस गिनती में आते हैं? 100 की गिनती में आते हैं। और केंतुम में भी वही बात की गई कि जो शब्द का उच्चारण केंतुम के जैसे होता है, किसके लिए? 100 के लिए। यानी यहां पर भी 100 के लिए किया जाता है और यहां पर भी 100 के लिए किया जाता है। तो बस यही पर है। अब यहां पर जो अवेस्ता है, अगर यहां पर हम शतम पूछते तब तो वो संस्कृत का था, यहां शतम है तो यह अवेस्ता से संबंधित है। तो अवेस्ता किससे संबंधित है? शतम से संबंधित है। चलिए देख लीजिएगा। अब इसको आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए, नहीं घर तक दौड़ा के मारेंगे, याद रखना। अगर अब गलत कर दिए बेटा तो घर तक दौड़ा कर मारेंगे, इसलिए एकदम से याद रखना। लैटिन में केंतुम कहते हैं, लैटिन में केंतुम कहते हैं। खा लो विद्या की कसम कि अब नहीं भूलोगे। जल्दी से विद्या की कसम खाइए सब लोग कि गुरुजी विद्या की कसम खा रहे हैं कि आज के बाद यह सवाल गलत नहीं होगा हमसे। खा लिए विद्या की कसम, तब ठीक है। लेकिन विद्या कसम आप लोग बचपन में तोड़े भी बहुत हैं, तो आज क्या पता कि नहीं तोड़ोगे।
चलो हम ही तुम्हारी कसम रख रहे थे, तुम्हारी विद्या की कसम है कि आज के बाद इसको मत भूलना। चलिए, तो जो अवेस्ता है भाषा है उसमें सौ को सतम ही कहा जाता है अवेस्ता भाषा में, और केंतुम लैटिन भाषा में सौ को केंतुम कहा जाता है। यही दोनों याद करना है, ठीक है। चलिए अब और देख लेते हैं। फारसी में सौ को क्या कहते हैं? सद के जामा, सद। संस्कृत में क्या कहते हैं? तो संस्कृत में कहते हैं शतम। अब खोपड़ी में एक चीज जमा लीजिए, खोपड़ी में एक चीज जमा लीजिए। क्या जमाना है? शतम अगर आए तो यह संस्कृत है, शतम अगर आए तो यह अवेस्ता है। और जो विभाजन हुआ है, विभाजन में यह वाला शतम नहीं है, विभाजन में यह वाला शतम है। ध्यान रख लीजिए, बचपन में हम लोग माई का माछ रखवाते थे, मतलब मम्मी की कसम, या तुम्हारे माई माछ हा, ऐसे कसम रखवाते थे ना, तुम्हारी मम्मी की कसम है, पापा की कसम है। मतलब जो सबसे ब्लंडर झूठ होता था, सबसे खतरनाक झूठ होता था, तब किसकी कसम रखवाते थे? मम्मी की कसम। विद्या की कसम मतलब एवरेज झूठ है, और अगर मतलब झूठे ही झूठ है, उसमें कोई सत्यता नहीं, तो भगवान की कसम खाई जाती थी। तो इस तरीके से हम लोग बचपन में खूब कसम खाए हैं। तो मैं भी आपको कसम दे रहा हूं कि भैया भूलना मत, फारसी में सद, संस्कृत में शतम, अवेस्ता में शतम। तो यहां पर जो पूछा जाएगा कि सतम और केंतुम शब्द किस भाषा के हैं, तो यह सतम अवेस्ता भाषा का है और केंतुम जो है वह लैटिन भाषा का है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब देखिए हिंदी, हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? सौ कहते हैं। रूसी भाषा में, रूसी भाषा में क्या कहते हैं? इस्तो कहते हैं, रूसी भाषा में इस्तो। और इसके अलावा उधर वाला ले लेते हैं, केंतुम वाला। ग्रीक में हेक्टोन कहते हैं, ग्रीक भाषा में, ग्रीक में क्या कहते हैं? हेक्टोन कहते हैं। तो जैसे पूछेगा हेक्टोन किसके अंतर्गत आएगा, तो हेक्टोन आएगा ग्रीक के अंतर्गत। फ्रेंच किसके आएगा? केंत, फ्रेंच। तो फ्रेंच और केंत दोनों की फोनेटिक्स मिल रही है, तो फ्रेंच भाषा में सौ को क्या कहा जाता है? केंत कहा जाता है। इसलिए इसको किसमें रखेंगे? केंतुम के अंतर्गत रखेंगे। जर्मनी में हुंद कहा जाता है, जर्मनी में क्या कहा जाता है? जर्मनी में क्या कहा जाता है? हुंद कहा जाता है। तो जर्मनी वाली भाषा भी किसके अंतर्गत आएगी? केंतुम के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो लैटिन, ग्रीक, इटालियन, केंतो इटालियन, 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 केंतो। ठीक है, तो यह सब किसके संबंधित है? सवाल पूछेगा तो आप बताएंगे कि लैटिन, ग्रीक, इटालियन, फ्रेंच, जर्मनिक भाषाएं केंतुम वर्ग में आती हैं। शतम वर्ग में कौन से आएगी? अवेस्ता, फारसी, संस्कृत, हिंदी, रूसी, बल्गेरियन भी आती है, लेकिन बाल्टिक भी आती है, और लिथुआनिया भी आती है, लेकिन बाकी सब याद करने की जरूरत नहीं है। एक ट्रिक से मैंने इसको याद भी कराया था। चलिए वो वाली ट्रिक फिर से आपको दिखाते हैं। क्या भारत की आर्मी अल्बा को किससे मारती है? बाल्टी से मारती है। मैंने एक ट्रिक आपको बनवाया था ना, भारत की आर्मी अल्बा को बाल्टी से मारती है। भारत की आर्मी, भारत की आर्मी अल्बा को किससे मारती है? बाल्टी से मारती है। बताइए, ऐसा जुर्म करते हैं। राजपाल यादव का कथन है ना, कितना जुर्म करते हैं ये लोग। तो बस वही मामला है। तो यहां देखेंगे कि भारत की आर्मी अल्बा को किससे मार रही है? बाल्टी से मार रही है बेचारी अल्बा। तो कैसे याद रखेंगे? भारत से हो जाएगा भारत ईरानी या आर्य भाषा।
बाल्टो स्लाविक, बाल्टी का मतलब बाल्टो स्लाविक, अल्बा, अल्बा का मतलब होता है अल्बानी या इलीरियन। तो इस तरीके से यह 4 भाषाएं ऐसी हैं जिनको हम शतम के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन विशेष सावधानी बरतनी है कि शतम में आपको क्या क्या याद रखना है। जरूर फारसी भी आपके शतम में आती है, अवेस्ता भी आपकी शतम में आती है, हिंदी भी आपकी शतम में आती है, संस्कृत भी आपकी शतम में आती है, ठीक है, और रूसी भी आपकी शतम में आती है। तो साथियों इसको तो मत भुला दीजिएगा, ठीक है। तो वही गाना फिर आपके लिए। अमर जी नमस्कार, कैसे हैं? अमर जी पूछ रहे हैं कि एलटी के लिए है कि पीजीटी के लिए। आप लोग हिंदी ऐसा पढ़ते हैं जैसे गोली खा रहे हो। आप लोग हिंदी कैसे पढ़ते हैं कि जैसे गोली खा रहे हो कि सर ये बुखार के लिए है या जुकाम के लिए है। तो फिर भाई बुखार है कि जुकाम है, या सर ये पेट दर्द की है कि ये खोपड़ी दर्द की है। अरे मेरे भाई आप दवा नहीं खा रहे हो, महाराज आप दवा नहीं खा रहे हो तो रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। आप जो भी पढ़ रहे हैं ये टीजीटी में भी पूछा जाएगा, एलटी में भी पूछा जाएगा, जीआईसी प्रवक्ता में भी पूछा जाएगा, बीपीएससी में भी पूछा जाएगा, पूछा गया भी है। आप जाके पेपर में उठा के देख लीजिए, पूछा भी गया और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, पढ़िए, नुकसान आपको नहीं करेगा, और करेगा तो मैं बैठा हूं, ठीक है। देयर इज नो रिएक्शन। चलिए, तो आपको क्या याद रखना है? फारसी, अवेस्ता, हिंदी, संस्कृत और रूसी, यह किसके अंतर्गत आ रही हैं? यह शतम वर्ग के अंतर्गत आ रही है। और केंतुम में क्या याद रखना है मुन्ना? याद रखना है लैटिन, क्योंकि लैटिन भाषा का ही शब्द है केंतुम। इसी की तरीके से साथी याद रखना है ग्रीक भाषा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इटालियन आपको याद रखना है, इटालियन आपको याद रखना है, क्योंकि वह भी केंतुम वर्ग के अंतर्गत आती है। जर्मनी और ब्रिटेन, ठीक है, जर्मनी और ब्रिटेन, ब्रिटेन जो है यह सब किसके अंतर्गत आती है? केंतुम के अंतर्गत आती है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, तो 3 हमारा राइट आंसर हो गया। पढ़ने में मजा आ रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और मेरी बात का बुरा लगे तब भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरी बात आपको बुरी लगे। जब तक आपको बुरी नहीं लगेगी तब तक आप पढ़ना नहीं शुरू करेंगे। ज्यादातर लोग न सिलेबस देखते हैं, न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, और सीधे वो सोचते हैं कि हम परीक्षा क्वालिफाई कर जाएं। तो ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, आपको देखना पड़ेगा, और मेरी बात बुरी लगेगी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस आप जाके देखोगे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है? अभी अभी हम लोगों ने देखा कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है। पूछा जाएगा कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में साथी 2 तरह की भाषाएं आती हैं। एक तो हमारी आती है संस्कृत, संस्कृत, और एक आती है हमारी साथी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समय कब से शुरू होता है? तो 2000 ईसा पूर्व से वैदिक संस्कृत का समय शुरू होता है, और कहां तक चल के आता है? 500 ईसा पूर्व तक। और लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक यह इसका समय चलता है। अमर जी बहुत बढ़िया, स्वागत है, बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो ये तो भाषा विज्ञान वहां पर भी है। अब हो सकता है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन ना पूछा गया हो, लेकिन ये पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप 2-3 साल का पेपर उठा के देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये सवाल मिलेंगे। तो अगर आप यूपी आना चाहते हैं, यूपी की तैयारी कर रहे हैं, तो धूमधाम से आपका स्वागत है, और ये सवाल पूछे जाएंगे। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय अगर आपसे पूछेगा तो निश्चित तौर पर इसका समय हम क्या बताएंगे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय। अब देखिए ऑप्शन में हमारा 2000 नहीं है, अब कई जगह इसकी शुरुआत कहां से होती है? 2500 ईसा पूर्व से मानी जाती है, कई जगह इसकी शुरुआत 2000 ईसा पूर्व से मानी जाती है, और कई जगह इसकी शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से मानी जाती है। तो हम जब भी जवाब देंगे प्रश्नानुसार देंगे, प्रश्न के अनुसार देंगे। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी? हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय माना जाता है।
अगला सवाल, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है? तो बहुत आसान है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है? बताइए, ये वाला सवाल का जवाब बताइए आप लोग, देखते हैं क्या जवाब देते हैं। चलिए जितने लोग हैं फटाफट जवाब दें। रूबी हैं, राजीव जी हैं, प्रीति हैं, कंचन जी हैं। बताओ भाई अमर, क्या सही होगा? सर जी मेरे कहने का मतलब पीजीटी का नजदीक है तभी पूछा, सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा। धन्यवाद अमर जी, मैं मजाक कर रहा था मेरे दोस्त, मैं जानता हूं कि आप लोग पढ़ने आए हैं तो इतना जानते होंगे। ये एग्जैक्टली ये कह पाना बहुत कठिन है कि टीजीटी पीजीटी में कोई अंतर है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीजीटी एंड पीजीटी, बोथ आर सेम हार्डिंग लेवल, माने उनका जो कठिनाई स्तर है टीजीटी का अधिक है और पीजीटी का कम है, ये भी कह सकते हैं आप। तो इसमें साथी क्या जवाब आ रहा है? अमृता जी ने जवाब दिया है कि आधुनिक भारतीय भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। वाह भाई, ताली बजाइए इनके लिए। ऋचा जी ने ए जवाब दिया, संयोगिता जी ने बी जवाब दिया, वाह भाई ताली बजाइए। और पूजा जी ने कोई नहीं, प्रीति गौड़ ने ए, ताली बजाइए। हिंदी सरकार, अच्छा। अब देखो भैया, जब भी सवाल सरल आता है आप लोगों की मति भ्रष्ट हो जाती है, खोपड़ियां घूम जाती है। मैं बार बार एक चीज आपको बताता हूं कि मेरे प्यारे भाई बहन, जब भी आसान सवाल आए, जब भी आसान सवाल आए, पहले अपने खोपड़ी पर एक थप्पड़ मार लो, जो आपके ये सब न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव हो जाएं। क्योंकि जब भी सरल सवाल आता है हमारा दिमाग क्या काम करता है? बड़ा शिथिल होकर काम करता है, और इसीलिए परीक्षा में हमेशा सरल सवाल गलत होते हैं। कठिन सवाल आप तुक्का मार के भी सही कर देते हैं, लेकिन सरल सवाल आप हमेशा ही गलत करते हैं। उसके पीछे का कारण एक वैज्ञानिक कारण है कि हम क्या करते हैं कि उसको बहुत कम महत्व देते हैं, जिसकी वजह से गलत हो जाता है। तो सही जवाब क्या होगा साथी? कोई नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा 1000 ईस्वी से अब तक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय है। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया गलत करके जवाब? मजा आ गया? चलो, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आता। प्रश्न बहुत आसान है लेकिन गलत हो जाते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन नहीं आता? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, दोनों अपभ्रंश प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आता। तो देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत क्या नहीं आता साथी? अपभ्रंश नहीं आता। अब देखिए, सवाल बड़ा आसान है लेकिन ऑप्शन कितने खतरनाक है। राजपाल यादव का एक वो है ना, रील आता है, कितने खतरनाक लोग हैं ये। तो कितने खतरनाक ऑप्शन है, आप देखिए कि सारे ऑप्शन बड़े खतरनाक हैं। अगर आपने थोड़ी भी शिथिलता की तो आप जानते हैं क्या लगा के चले आएंगे? उपयुक्त दोनों। मतलब आपने थोड़ी भी शिथिलता की तो आप इसका सही उत्तर जानते क्या लगा के चले आएंगे? सी लगा के चले आएंगे। क्योंकि आप क्या होगा, आपको नहीं नहीं दिखेगा। लिखा हुआ है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। अब आप बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, अरे इतना सरल सवाल, इसको तो हम धुआं कर देंगे, और लगा के चले आएंगे उपयुक्त दोनों, और कमरे पे आके खोपड़ियां पीटेंगे, अरे यार गड़बड़ा दिए। तो कभी भी सवाल को कम नहीं आंकना चाहिए। सवाल और दुश्मन, इनको कभी कम आंकोगे तो ये रुलाएंगे। ठीक है, अब यहां देखिए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की ध्वनियां पूछी जाती हैं। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की ध्वनियां पूछी जाती हैं। चलिए फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि वैदिक संस्कृत में कितनी ध्वनियां हैं और लौकिक संस्कृत में कितनी ध्वनियां हैं। फटाफट कमेंट करके बताइए, वैदिक संस्कृत में कितनी ध्वनियां हैं और लौकिक संस्कृत में कितनी ध्वनियां हैं। चलिए देखते हैं कौन साथी सही जवाब देता है। वैदिक संस्कृत में कितनी ध्वनियां हैं और लौकिक संस्कृत में कितनी ध्वनियां हैं। देखिए, यहां से सवाल पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की जो ध्वनियां हैं, अब देखिए यहां से अगर सवाल पूछा जाएगा तो वैदिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या कितनी है। अब देखिए,
मैं पूछ रहा हूं वैदिक संस्कृत में ध्वनियां कितनी है, तो जवाब दे रहे हैं 13। कौन है भाई, इनकी नाक पकड़ के खींच दीजिए। कौन है भाई 13 जवाब दे के भागा है, कौन है? देखिए वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, तो लौकिक संस्कृत में 48 हैं, लौकिक संस्कृत में 48 हैं लौकिक में, और वैदिक संस्कृत में कितनी ध्वनियां हैं? 52 हैं। हिंदी नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है, हिंदी में नहीं पूछ रहा हूं। तो लौकिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या 48 है और वैदिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या कितनी है? 52 है, ठीक है। अब देखते वैदिक संस्कृत में जो मूल स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है। तो वैदिक संस्कृत में अगर मूल स्वरों की संख्या पूछे तो 9 है। वैदिक संस्कृत में संयुक्त स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी है? 4 है। तो 9 और 4 कितना हो गया? 13 यहां पर मिल जाते हैं स्वर साथियों। अब आप सब बताएंगे कि ऊष्म संघर्षी वर्णों की संख्या संस्कृत में कितनी है? विद्वान लोग बताएंगे। ऊष्म संघर्षी वर्णों की संख्या कितनी है? ऊष्म संघर्षी वर्णों की संख्या संस्कृत वर्णमाला में कितनी है? अब मैं बता दे रहा हूं कि बीपीएससी में सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि बीपीएससी में संस्कृत नहीं पूछा जाता। अब यह सवाल संस्कृत वर्णमाला से भी जुड़ रहा है और भाषा विज्ञान से भी जुड़ रहा है। तो आपको बताना है कि ऊष्म संघर्षी वर्णों की संख्या कितनी है, कहां पर? वैदिक संस्कृत में। अब अगर ये सवाल गलत किए तो फिर अब क्या बताएं भाई, हम कुछ कर ही नहीं सकते, इतना दूर है। नहीं जॉन डंडा बढ़ा के मारते कि खोपड़ी खोपड़ी टूट टाट जाती। देखते कितना लोग सही जवाब देते हैं। अभी तक कोई सही जवाब नहीं आया है, फटाफट फटाफट जवाब दीजिए। कोई सही जवाब नहीं आया है। महादेव 4, राकेश 4, अमृता जी 4, नम्रता केशरवानी 13, ये तो स्वर आपने बता दिया। महादेव की दीवानी 9, ये तो आपने स्वर बता दिया। कोई जवाब नहीं आया है, हद कर दिए यार। अरे ऐसा मत करो भाई। चलो मैं ही बताता हूं। वैदिक संस्कृत में अगर आपसे सवाल पूछे कि ऊष्म संघर्षी वर्णों की संख्या कितनी है तो आप बताओगे 7 हैं। कितनी है? 7 है। अब कहेंगे कैसे 7 हो गया? हां ठीक है, आराधना बढ़ते बढ़ते 6 तक पहुंच गई, आपको बधाई है, लेकिन एक से पीछे रह गई। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो मैंने बताया था संघर्षी, ऊष्म संघर्षी में तीनों सकार और ह, स श श ह, विसर्ग जिह्वा में मूलीय और उपध्मानीय, ठीक है। स श स ह विसर्ग जिह्वा मूलीय और उपध्मानीय, ये क्या है? 7 ध्वनियां हैं जिनको ऊष्म संघर्षी कहा जाता है। समझ में आ गया? गलती का एहसास हुआ? नहीं हुआ? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं आपका हम। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल आपसे, अंतिम सवाल, इसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे, टेंशन नहीं देंगे आपको। एक आखिरी टेंशन, आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है कि ड और ढ जो थे इनका पूर्व रूप क्या था? इनका पूर्व रूप क्या था और इनका प्रयोग पहले कहां होता था और बाद में कहां से इनका विकास हुआ? इनका विकास कहां से हुआ और इनका पूर्व रूप कहां था? चलिए, अमृता जी पढ़ा दिए हैं, कहां सो रही हैं? पढ़ा दिए हैं, अभी 2 दिन पहले ही इसको पढ़ाए हैं। जागिए, क्लास में नहीं थी आप और शायद क्लास भी नहीं पढ़ी हैं। अब यहां पर ध्यान रखिए कि वैदिक संस्कृत में ये 2 ध्वनियां हमको देखने के लिए मिलती हैं। कहां पर? वैदिक संस्कृत में। यानी वैदिक संस्कृत में इनका पूर्व रूप देखने के लिए मिलता है। तो पूर्व रूप इनका कैसे था साथियों? ये वाला पूर्व रूप जो था वह हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये हमारा
ड बन गया और ये हमारा ढ बन गया। कहां बन गया साथियों? तो ये बन गया अपभ्रंश भाषा में। कहां बन गया? अपभ्रंश भाषा में ये बन गया। यानी जो नवविकसित वर्ण है, जिसे हम नवविकसित व्यंजन के नाम से जानते हैं, ये नवविकसित व्यंजन हमारे कहां बन गए? ये हमारे बन गए अपभ्रंश भाषा में। लेकिन इनका पूर्व रूप जो है वो कहां था? यह वैदिक संस्कृत में था। और ये किस वर्ग में आते थे? तो ट, ठ, ड, ढ, अण यानी टा वर्ग में इनका उच्चारण किया जाता था। ठीक है। अब वैदिक संस्कृत की जो वर्णमाला है वो आपको दिखा देते हैं। वैदिक संस्कृत की जो वर्णमाला है वो आपको दिखा देते हैं। क्या थी? ट, ठ, ड, ढ, और अड़ा। ये वर्णमाला देखने के लिए मिलती है कहां पर? हमारे वैदिक संस्कृत में। यानी इसमें 3, 2 5 और 2 7 वर्ण देखने के लिए मिलते हैं। वैदिक संस्कृत में टा वर्ग में कितने वर्ण देखने के लिए मिलते हैं? तो टा वर्ग में साथी इसका जो है कितना वर्ण देखने के लिए मिलता है? तो यह 7 वर्ण्स यानी 7 वर्ण थे। और यही 7 वर्णों में ये 2 वर्ण जो थे इनका विकास हो गया नवविकसित व्यंजन में। और ये ड़ और ढ के रूप में, ड और ढ, ड़ और ढ, अढ़ के रूप में इनका विकास हो गया। तो इस तरीके से हम इन्हें देखेंगे। र कहा जाता है, यानी इसमें ह उच्चरित हो रहा है। ढ जिसे आप कहते हैं वैसे वैदिक संस्कृत में से र कहा जाता था। र, ठीक है। तो र इस तरीके से इनका उच्चारण वहां पर किया जाता था। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए, मजा आया? ठीक है। तो आपको दुखी करना मेरा कोई भी मामला नहीं है, लेकिन क्या करें? क्या कर सकते हैं? अगला सवाल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आता। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आता। प्राकृत, पाली, वैदिक या अपभ्रंश। तो इसमें आप जानते हैं साथी कि वैदिक संस्कृत इसमें नहीं आती है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आती है। चलिए एक आसान सा सवाल आपसे पूछ लेते हैं। एक आसान सा सवाल पूछ लेते हैं कि आपको बताना है कि अभिलेखी प्राकृत किसे कहते हैं? अभिलेखी प्राकृत किसे कहते हैं? चलिए बताइए आप, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। लाइक इतना कम क्यों? लगता है कि कान पकड़ ले भाई आपका। अभिलेखी प्राकृत, देखिए अब इसमें क्या किए गए कि उस समय के जो भी अभिलेख हैं, खास करके जो अशोक के अभिलेख हैं, अशोक ने अपने अभिलेखों को पाली भाषा में रखवाया और इसीलिए इसको अभिलेखी प्राकृत या इसे प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। अभिलेखी प्राकृत या इसे प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। चलिए साथी, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आता। क्या नहीं आता? तो आधुनिक भारतीय भाषा के अंतर्गत अपभ्रंश नहीं आता। चलिए, प्रथम प्राकृत किसे कहा जाता है? बहुत आसान सा सवाल है, अभी भी मैंने बताया। तो प्रथम प्राकृत किसे कहा जाता है? पाली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रथम प्राकृत पाली को कहा जाता है। चलिए, अब 2 चीजें मैंने आपको क्लास में और याद कराई थी, कच्चायन और मोगलान। अब आपको बताना है कि पाली भाषा में कच्चायन के अनुसार कितने वर्ण हैं और मोगलान के अनुसार कितने वर्ण हैं, यह बताना है। मैंने याद कराया था क्लास में ही कि कच्चायन के अनुसार कितने वर्ण हैं और मोगलान के अनुसार कितने वर्ण हैं। देखिए, अगर कोई कच्चा है तो उसके यहां कम होगा और मोगलान के यहां ज्यादा होगा। तो कच्चायन कच्चे हैं, तो इन्होंने क्या कहा भैया? इन्होंने कहा 8 धन 33 और मोगलान ने कहा हमारा ज्यादा है, तो इन्होंने कहा 10 धन 33। तो बस यही इनके यहां
अंतर हो जाता है। कच्चायन ने कम कहा, 41 कहा, और मोगलान ने कुल कितना कह दिया? 43, यानी कि 43 कह दिया। ठीक है, अब यहां देखिए ये दोनों क्या हैं? ये दोनों वैयाकरण हैं। अब यहां से एक सवाल और पूछा जाएगा। मैंने आपको याद कराया था कि आचार्य विधुशेखर शास्त्री ने, आचार्य, देखिए आपकी अच्छी तैयारी है कि नहीं है इसका मतलब आधार क्या है? इसका आधार है कि जब आपसे सवाल पूछा जाए तुरंत ही जवाब आपके मन में आ जाए तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। अगर ऑप्शन देखने के बाद तैयारी आए तो फिर ऑप्शन देखने के बाद उत्तर याद आए तो आपकी एवरेज तैयारी है। और ऑप्शन काट के कि यार ये 3 तो नहीं होगा, ये हो सकता है, तो फिर काम चलाऊ तैयारी है। और अगर आपको कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, अंधे हो जाते हैं सवाल देखते समय, तो आपकी तैयारी एकदम घटिया, एकदम बेकार है। तो आप ये निर्णय कर सकते हैं कि आप किस तैयारी वाले एरिया में हैं। हां, तो हम आपसे बात कर रहे थे पाली भाषा की, कि पाली भाषा जो है इसको प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। अब मैंने पूछा कि आचार्य विधुशेखर ने इसे किससे उपजा माना है? विधुशेखर, आचार्य। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी आचार्य के यहां कभी ट्यूशन पढ़ने गए होंगे, क्या पढ़ने गए होंगे? ट्यूशन। तो आचार्य जी आपको कैसे बैठाते हैं? पंक्ति में बैठाते हैं। दिस इज द आंसर। ट्रिक अच्छी लगी? आचार्य कैसे बैठाते हैं आपको? आजा बिटवा पंक्ति में बैठ जा, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से कोसाम्बी, एक आचार्य हुए कोसाम्बी। कोसाम्बी ने क्या कहा भैया कि पाली का जन्म किस भाषा से हुआ? तो एक ट्रिक बताया था कि कौसाम्बी में, इलाहाबाद के बगल का राज्य जिला है, वहां पाल बहुत होते हैं और वहां एक हत्या भी हुई थी, राजू पाल की हत्या। तो ऐसे याद रखेंगे, कोसाम्बी में कोसाम्बी पाल कहते हैं। उदय नारायण तिवारी, उदय नारायण, मैंने बताया था जो अब आर्यों का उदय हुआ था, तो आर्यों का उदय कहां हुआ था? हरियाणा में। और हरियाणा वाले लोग क्या कहते हैं? पानी को पानी कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी कहते हैं। पानी सड़ पे ले जानी, तो पाड़ी और ली, पाड़ी और ली से उन्होंने पाली का जन्म बताया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको याद किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल। द्वितीय प्राकृत किसे कहा जाता है? द्वितीय प्राकृत किसे कहा जाता है? प्राकृत को कहा जाता है। तृतीय प्राकृत किसे कहा जाता है? अपभ्रंश को कहा जाता है। किसका विकास सौर से नहीं, अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो बिहारी का जन्म जो है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, चलिए किसका विकास अर्धमागधी से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का जन्म अर्धमागधी से हुआ है। किस भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ। तो बांग्ला, असमिया और उड़िया का हुआ, मराठी का नहीं हुआ, दाक्षिणात्य से हुआ है। अब बताओ गुरु, ई वाला सवाल मजेदार है, बता दो तो जानी। चलिए, तो प्रतिदिन क्या करते हैं, आपके लिए एक सवाल हम छोड़ते हैं जिसका जवाब हम नेक्स्ट डे देते हैं। तो कल का सवाल जो छोड़ा गया था उस सवाल पे आते हैं और देखते हैं कि कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। कितने लोगों ने सही जवाब दिया है यह देखते हैं। कल रात को 10 बजे क्लास हुई थी और जिसमें एक सवाल आप लोगों से पूछा गया था और वही जवाब देखते हैं कि किसने दिया है। पूछा गया था नवसह संकचरित, नवसह संकचरित, यही सवाल था। नवसह संकचरित यह किसकी रचना है? और इसका सही जवाब दिया है प्रशांत शर्मा ने, श्रीहर्ष। दूसरा सही उत्तर आया है नवसह शंकाचरित की रचनाकार श्रीहर्ष हैं, रीता शर्मा ने।
तो रीता और प्रशांत जी को बहुत बधाई और धन्यवाद। आज का सवाल है, किसने कहा है कि प्राकृत संस्कृत की पुत्री नहीं अपितु सेविका बनकर चली है? इसका थोड़ा सा अर्थ बता देते हैं। सेविका, सेविका का मतलब यह है कि जिस समय संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, उस समय और भी जो लोग थे या छोटे तबके के लोग थे या जो मुख्य धारा के लोग नहीं थे या पिछड़ी जातियां जो थीं, जो वर्ग के हिसाब से पिछड़े थे, उनकी भाषा जो थी वह प्राकृत थी। इस वजह से कहा गया कि संस्कृत पुत्री ही नहीं अपितु सेविका के भांति भी बनकर चली है। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप सब दीजिएगा। कल आप सबके सवालों के जवाब कमेंट में आए रहेंगे तो उनको मैं बताऊंगा किसने क्या जवाब दिया है। अगर अभी भी आप जुड़ना चाहते हैं हमारे बैच से, जिसका नाम है स्वतंत्रता बैच, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए लाया गया है, केवल आपके लिए लाया गया है। जीएस का बैच अलग से उपलब्ध है। आप अगर हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें केवल व्हाट्सएप करें। नंबर है 9628959237। क्योंकि इस बैच में सबसे खास क्या है कि कोई चैप्टर खत्म होने के बाद, जैसे आज मैंने इसमें क्या करा दिया, आपके सॉल्व करा दिए सवाल, तो जो भी पढ़ा था वो आपका रिवीजन हो गया। और जो लोग मेंस की तैयारी करेंगे उनके लिए प्रश्न भी बनाकर मैं दूंगा और वो प्रश्नों के जवाब लिखकर मुझे रिवर्ट करके भेजेंगे। और जो सवाल भेजेंगे आप, उन सवालों के जवाब में जो सबसे अच्छे जवाब लिखकर आए रहेंगे, उन जवाबों को मैं यहां पर बोर्ड पर दिखाऊंगा कि क्या इसमें सही लिखा गया है और क्या गलत लिखा गया है। क्योंकि मेंस में सबसे महत्वपूर्ण है स्किल राइटिंग। अगर आपकी स्किल राइटिंग डेवलप नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है कि आप मेंस क्रैक नहीं कर सकते। और कभी भी भारत में कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें मेंस की तैयारी बाद में की जाए। हमेशा मेंस की तैयारी प्री के साथ की जाती है या प्री के पहले की जाती है। कोई भी परीक्षा हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, जीआईसी प्रवक्ता हो, एलटी ग्रेड हो। तो इसलिए आप सबको भी यही सुझाव है कि आप लोग भी मेंस की तैयारी प्री के साथ करिए। ठीक है, तो चलिए, आज के जो सारे सवाल हैं अच्छे लगे हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। कोई सुझाव हो या मेरा कोई व्यवहार आपको गलत लगा हो या मैंने आपको कुछ कह दिया हो वो बुरा लगा हो तो क्षमा करिएगा। मौज मस्ती क्लास में चलती रहती है, जीवांत कक्षा बनी रहे, इसीलिए मैं ऐसा बोलता रहता हूं। चलिए, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट डे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।